Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. और आज हम यहाँ पर 12 एंड 13 ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। कल संडे को हम लोगों ने 10th और 11th ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर्स और हमारे जो वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स होते हैं उसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास एप्लीकेशन है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में भी फ्री नोट्स वाले सेगमेंट पे जाकर आप वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। उसमें आपको टॉप 70 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, वो भी वन लाइनर्स के साथ, तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। अब काफी सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि हम वापस से वीडियो सेशन स्टार्ट करें, तो डेफिनेटली दिवाली के बाद हम वापस से अपने वीकली सेशंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। अब हम 12 और 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, तो हम देश दुनिया की सभी खबरों पे बात करेंगे। और आज यहाँ पर आरबीआई का एक सर्कुलर आया है, तो स्पेशली फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट आपको वो सर्कुलर याद रखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक और अपडेट है, अगर आप लोग अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ मैगजीन्स हैं जो कि प्रिंटेबल फॉर्मेट में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ है। रिसेंटली जो भी बच्चा पेपर देकर आया हुआ है मेंस का, तो सभी बच्चों ने यही मैसेज किया है कि डायरेक्टली क्वेश्चन इन मैगजीन से आए हैं। एक दो नहीं, लगभग 70, 80, 90% तक क्वेश्चन इन्हीं मैगजीन से उठकर आए हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने इन मैगजीन्स को अच्छा कर लिया तो आप अच्छा खासा करंट अफेयर्स में स्कोर कर सकते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन में, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, इंटरनेशनल न्यूज हो, साइंस टेक हो, या कोई भी सेगमेंट हो, वो सभी आपको यहाँ पे कवर देखने को मिल जाएगा। और मात्र 25 रुपए की मैगजीन है। मार्केट में भी इतनी सस्ती मैगजीन आपको नहीं मिलती है, ये बिल्कुल सच्चाई है, वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एप्लीकेशन को विजिट कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे देश के 3 नए ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट्स के बारे में या हाइड्रोजन हब के बारे में हम बात करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिसेंटली 3 मेजर इंडियन पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब। मैं आपको समझाऊंगी कि ग्रीन हाइड्रोजन हब क्या होता है, लेकिन पहले हम उन तीनों पोर्ट्स के नाम याद रखेंगे। तो पहला पोर्ट है आपका दीनदयाल। कौन सा पोर्ट है आपका? दीनदयाल पोर्ट। आपको कहां पर मिल जाएगा? ये गुजरात में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वीओ चिदम्बरम पोर्ट, जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और पारादीप पोर्ट आपको ओडिशा राज्य में देखने को मिलेगा। इन तीनों पोर्ट्स को ग्रीन हाइड्रोजन हब डिक्लेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो एक प्यारा सा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब हुई? और आजकल मैंने जो एग्जाम देखे हैं उसमें ना, आपको पता है कि केवल ईयर से काम नहीं चल रहा कि 2023 में शुरू हुआ, 2022 में शुरू हुआ या 2024 में शुरू हुआ। आजकल पूरी डेट से क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट? तो हमें देखना है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब हुई। सारी बातें देखेंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि 3 नए ग्रीन हाइड्रोजन हब हमारे देश में है। ठीक है, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है। एक है पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो कि तमिलनाडु राज्य में है, और दीनदयाल पोर्ट जो कि गुजरात राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी ग्रीन हाइड्रोजन हब क्या कहलाता है? एक ऐसा पोर्ट जहां पर सारी फैसिलिटी हो, जहां पर आप ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर पाते हैं, आप उसका स्टोरेज कर पाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं, और प्रॉपरली उसका यूटिलाइजेशन भी किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन हब कहेंगे। तो ये 3 हब आपको देखने को मिल जाएंगे। ना बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। इस मिशन की शुरुआत 4 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी? 4 जनवरी को, जब हम ब्रेल डे भी मनाते हैं, राइट? तो 4 जनवरी 2023 का दिन आपको याद रखना है। आप देख रहे हैं लगातार ग्रीन हाइड्रोजन के सेगमेंट में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन या नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 4 जनवरी 2023 में की गई थी। और इसका जो बजट था, वो आप बजट भी देखेंगे, 19,744 19,744 करोड़ रुपीस आपको बजट देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको बजट याद रखना है, साथ ही साथ आपको ये मिशन कब शुरू किया गया था ये आपको याद रखना है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं, एचडीएफसी बैंक लॉन्चेस माय बिजनेस क्यूआर। तो माय बिजनेस क्यूआर किसने लॉन्च किया है?
HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। रिसेंटली ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में HDFC बैंक ने माय बिजनेस क्यूआर को लॉन्च किया है, जो कि एक कह सकते हो कि कॉमर्स आइडेंटिटी है। मतलब कोई भी मर्चेंट है तो वो यहाँ पर HDFC का ये जो माय बिजनेस क्यूआर है, इसका इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को रन कर सकता है, अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकता है, पेमेंट को ट्रैक कर सकता है, सारी बिजनेस एक्टिविटी कर सकता है। उसको दूसरे क्यूआर पर स्विच होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So in a move that merges digital identity with payment acceptance, HDFC बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है माय बिजनेस क्यूआर, जो कि एक कॉमर्स आइडेंटिटी क्यूआर है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, माय बिजनेस क्यूआर जो है वो HDFC बैंक का स्मार्ट हब व्यापार एप्लीकेशन में अवेलेबल होगा। ऑलरेडी 2 मिलियन मर्चेंट 2 मिलियन यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं। इसकी मदद से रिटेलर अपने पेमेंट को मैनेज कर पाएंगे, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को ट्रैक कर पाएंगे। क्लियर? ठीक है। दिस प्रोफाइल इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड। मतलब जैसे कि आप जब पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन ये सर्च में भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब एससीओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, मेकिंग द बिजनेस इजिली डिस्कवरेबल ऑनलाइन। तो इजिली आपके बिजनेस को फिर ये मतलब दूसरे जो यूजर्स है वो डिस्कवर भी कर पाएंगे। तो कस्टमर इंटरफेस इंक्रीज होता है इससे। चलिए, अब एक और यहाँ पर प्रोजेक्ट है जिसको अप्रूवल मिल चुका है। हम बात कर रहे हैं स्वाल कोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में। तो स्वाल कोट हाइड्रो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है चिनाब नदी पर है। ठीक है, तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर्स के एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के द्वारा रिसेंटली परमिशन दे दी गई है, फ्रेश अप्रूवल दे दिया गया है, क्लियरेंस मिल चुका है स्वाल कोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये चिनाब नदी पर आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। ठीक है सॉरी। इसको डेवलप करने का काम नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन करेगा। और ये आप देखेंगे इंडस बेसिन में, इंडस नदी आपको पता है, इंडस नदी और इसकी सहायक नदियां, इंडस बेसिन का ये लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा चिनाब नदी पर। इस बात को याद रखना है। रंबन डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। 2061 तक ये डेवलप्ड एंड ऑपरेशन में आ जाएगा। ठीक है, और इंडस वाटर ट्रीटी को जब से सस्पेंड किया है उसके बाद ये पहला परमिशन है जो कि दिया गया है, और इंडस नदी पर आपको ये बांध देखने को मिल जाएगा। इसकी कैपेसिटी देखेंगे तो 1856 मेगावाट इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी रहने वाली है। ठीक है, ये 8000 मिलियन यूनिट एनुअली प्रोड्यूस करेगा। मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी को ये प्रोड्यूस कर सकता है। और प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 31,000 करोड़ रुपए आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपसे पूछेगा कि स्वाल कोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी पर सिचुएटेड है, और इसकी कैपेसिटी 1856 मेगावाट की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम के बारे में। ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम क्या होती है, जैसे कि मैं एक कस्टमर हूँ बैंक की, और मुझे कस्टमर एज अ कस्टमर बैंक के साथ कुछ शिकायतें हैं। तो मेरी शिकायतों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम एक तरीके से लॉन्च की गई है। तो ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम इज अ फॉर्मल प्रोसेस फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर ग्रीवनेंस। कस्टमर की जो भी शिकायतें हैं अगेंस्ट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चाहे वो बैंकिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट हो, मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के खिलाफ अगर आपकी कोई शिकायतें हैं तो उन कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम्स को लाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बैंकिंग यूनिट्स थी जो कि ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम के अंदर शामिल की गई थी, लेकिन फर्दर इसको एक्सटेंड किया गया है और कुछ और एजेंसीज को, कुछ और बैंक्स को ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम के अंदर लाया गया है। और ये आरबीआई का सर्कुलर देखने को मिलेगा अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो you can see Reserve Bank of India has expanded the scope of Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme 2021। 2021 की जो स्कीम है इसके एरिया को और वास्ट कर दिया है, इसके एरिया को और बढ़ा दिया है। यूजिंग द पावर अंडर द सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। किस सेक्शन का इस्तेमाल हुआ है, सेक्शन 35A का इस्तेमाल हुआ है। तो 1 नवंबर 2025 से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी आपको देखने को मिलेंगे अंडर द ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी इंटीग्रेटेड ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम के अंदर अब से कवर किए जाएंगे 1 नवंबर 2025 से।
ठीक है। एंटिटी कवर अंडर द ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम कौन कौन सी है? कमर्शियल बैंक हमारे आरआरबीज हैं। अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए जिनकी डिपॉजिट साइज 50 करोड़ एंड अबव है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिनको एनबीएफसीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी कंपनीज और बैंक्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको कवर देखने को मिलेंगे अंडर द ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम। नाउ बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमी जोन के बारे में। अब स्पेशल इकोनॉमी जोन क्या होता है वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर रिसेंटली जो स्टेट है, हर एक राज्य में स्पेशल इकोनॉमी जोन आपको मिलेगा जहाँ पे आपके बिजनेस को और भी बढ़ाना, प्रमोट करना इसका पर्पस है, क्योंकि इसमें कई सारी ड्यूटीज नहीं लगती हैं, टैक्स नहीं लगते हैं, तो आसानी से बिजनेस वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो आपके स्पेशल इकोनॉमी जोन है वो किस राज्य में है। टॉप 10 इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेशल इकोनॉमी जोन इन 2025 इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। स्पेशल इकोनॉमी जोन जो होते हैं वो ट्रेड को बूस्ट करते हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जिसके कारण फिर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, क्योंकि इसमें टैक्स एग्जम्पशन होता है, बहुत सारी चीजों में टैक्स में छूट होती है, इसके रेगुलेशन आसान होते हैं, इस एरिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, और सबसे बड़ी बात वर्ल्ड क्लास यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो इन्हें हम स्पेशल इकोनॉमी जोन कहते हैं। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमी जोन एक्ट 2005 के अंदर स्टैब्लिश किए गए हैं और इनको रेगुलेट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री करता है। तो तमिलनाडु जो है उसमें सबसे ज्यादा आपको स्पेशल इकोनॉमी जोन देखने को मिल जाएंगे 51। तो सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्य में है 51, फिर तेलंगाना और उसके बाद महाराष्ट्र में। तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, और अगर आपके राज्य का नाम है तो आप अपने राज्य का नाम भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज आपको टॉप 3 का नाम तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, इतनी चीजें। चलो, यहाँ तक का मामला क्लियर हो रहा है। अगर बातें समझ में आ रही हैं, सेशन अच्छा लग रहा है, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो टू द पॉइंट है, आपको समझ में आ रहा है, उसी केस में आप लिंक को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक बटन पे क्लिक कर देंगे अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सभी वन डे एग्जाम को कवर करता है, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम को यहाँ पे कैटर किया गया है। ना बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। Ola Electric became first Indian two-wheeler EV maker to get government approval for indigenous rare earth free ferrite motor। अब देखो, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसमें मोटर की जरूरत तो होगी, ये तो सिंपल सी बात है, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उनमें मोटर की रिक्वायरमेंट तो होती है। तो अभी यहाँ पर जो मोटर यूज की जाती है उसमें रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ओला इलेक्ट्रिक को परमिशन दे दी है कि आप इंडिजीनियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोटर्स को रेडी करेंगे जो कि रेयर अर्थ फ्री फेरिट मोटर होगी। बात समझ में आ रही है? ओला इलेक्ट्रिक हैज बिकम द फर्स्ट टू व्हीलर EV manufacturer in India to receive approval from the government of India for its in-house development rare earth free ferrite motor। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे हम जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को इंपोर्ट करते हैं, जो हम रेयर अर्थ मटेरियल्स को इंपोर्ट करते हैं, तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हम क्या हो जाएंगे? सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में। ठीक है, अब किसी एक कंपनी को ये अप्रूवल दिया होगा तो ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर तमिलनाडु ग्रांटेड द सर्टिफिकेशन आफ्टर थ्रू इवोल्यूशन। ठीक है, फेरिट मोटर अंडरवेंट रिजियस परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन एंड मैंडेटरी मोटर पावर टेस्ट। अभी जो मोटर तैयार की जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, इसके स्टैंडर्ड्स होंगे, इसकी एक टेस्टिंग प्रक्रिया होगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद इसे मार्केट रेडी डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब इसे AIS 041 जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, वो सर्टिफिकेशन दिया जाएगा और इस सर्टिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, test result confirmed that Ola ferrite motor deliver performance comparable to rare earth permanent magnet motor for both 7 kilowatt and 11 kilowatt variant। दोनों वेरिएंट में इसकी टेस्टिंग हुई है। ना बात करते हैं, अभी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया विजिट किया था। अब जब कोई प्राइम मिनिस्टर विजिट करता है तो ऑब्वियस सी बात है, लोग कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं, MOU साइन करते हैं, कुछ ना कोई नए सेंटर्स को स्टैब्लिश किया जाता है। इसलिए इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर को स्टैब्लिश किया जा रहा है, जो कि टेलीकॉम सेगमेंट में, आपकी टेलीकॉम में रिसर्च करना है, 6G में रिसर्च करना है, तो उन सारे एरियाज में ये काम करेगा।
So India and UK jointly launched India UK Connectivity and Innovation Center to advance cooperation in digital technology जैसे कि 6G रिसर्च, सिक्योर कम्युनिकेशन, और इसके लिए 282 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा आने वाले 4 इयर्स में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, तो 282 करोड़ है, 4 सालों में तैयार होगा। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत, यूके का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, और सपोर्ट इसको करेगा यूके रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है, इसमें जो फंडिंग की जा रही है 282 करोड़ रुपीस की, वो ज्वाइंट फंडिंग है, 4 सालों की फंडिंग है, और दोनों देश इक्वली यहाँ पे कमिट करते हैं। इसका जो फोकस एरिया है वो एआई इन टेलीकॉम सेक्टर है। ठीक है, नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क मतलब सैटेलाइट और एयरबॉर्न सिस्टम रूरल कनेक्टिविटी के लिए, टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी पे काम करना है, और कोलैबोरेशन रिसर्च है, लैब टेस्टिंग है, और भी टेस्टिंग यहाँ पर की जाएंगे। तो इस तरीके से सेंटर स्टेब्लिश किया जाएगा। ना बात करते हैं भारत टैक्सी के बारे में। जैसे कि ओला चलती है, उबर चलती है ना, वैसे ही भारत सरकार शुरू कर रही है भारत टैक्सी। ठीक है, तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मतलब मैत्री डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मैत्री डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। इन्होंने सहकर टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड मतलब भारत टैक्सी के साथ एक पार्टनरशिप की है, और दोनों मिलके भारत की पहली, ठीक है, भारत की पहली कह सकते हो कि टैक्सी प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। कब? दिसंबर 2025 में। ठीक है, लीड इंस्टीट्यूट होगा नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, बाकी सब इसकी सहयोगी या प्रमोटिंग एजेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। नाउ बात करते हैं स्पार्क 4.0 के बारे में। व्हाट इज द स्पार्क? स्पार्क का मतलब है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च। ठीक है, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च कैन, ये 4th एडिशन आपको देखने को मिलेगा, जिसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। ठीक है, इसे लॉन्च करने का काम सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस ने किया है 2025-26 के लिए। ठीक है, इंप्लीमेंट कौन करेगा? यही सेंटर इसे इंप्लीमेंट करेगा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। इसमें क्या होगा? कोई यंग पर्सन है जो आयुर्वेदा स्कॉलर है, आयुर्वेद में रुचि रखता है, रिसर्च वर्क करना चाहता है, तो उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, स्टाइपेंड वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो 300 जो BA MS स्टूडेंट्स हैं उनको 50,000 रुपीज स्टूडेंटशिप या स्कॉलरशिप एक तरीके से कह सकते हो वो दी जाएगी, 25,000 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट में। इसके अलावा ये जो स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप दी जाती है या जो वो ट्रेनिंग लेते हैं, इसके बाद ये ओपन टू स्टूडेंट फ्रॉम द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम फॉर मेडिसिन के द्वारा जो भी रिकॉग्नाइज कॉलेजेस है उसके लिए ये एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर फैकल्टी गाइडेड प्रोग्राम और शॉर्ट टर्म इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है कि सक्षम, सक्षम क्या है? सक्षम एक आपका काउंटर अनमेंड एरियल सिस्टम है। जो ड्रोन वगैरह होते हैं उनको क्या कह सकते हो कि उनको ट्रैक करके उनको डिस्ट्रॉय करने का काम ये सक्षम करता है। तो सक्षम एक काउंटर अनमेंड एरियल सिस्टम है। इसे किसने डेवलप किया है? तो इसे डेवलप करने का काम कर रहा है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन आर्मी ने इंडक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और इंडियन आर्मी में शामिल किया जा रहा है सक्षम। सक्षम एक इंडिजीनियस रियल टाइम ड्रोन डिटेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन नेटवर्क है। ये रियल टाइम में बॉर्डर के पास जो भी ड्रोन देखे जाते हैं उनको टारगेट करता है, डिटेक्ट करता है, और उनको न्यूट्रलाइज करने का काम सक्षम करता है। सक्षम का फुल फॉर्म है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल असेट मैनेजमेंट। ठीक है, सक्षम का फुल फॉर्म क्या है? सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल असेट मैनेजमेंट। ये AI ड्रिवन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा या न्यूट्रलाइज करेगा ड्रोन को या अनमेन्ड व्हीकल्स को इन द रियल टाइम। इसे डेवलप करने का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के द्वारा किया जा रहा है, और इंडियन आर्मी में इसकी इंडक्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं श्री कृष्णा म्यूजियम।
श्री कृष्णा म्यूजियम आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। ये वही कुरुक्षेत्र जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ऑलरेडी जो श्री कृष्ण म्यूजियम है वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। आज से नहीं है, 1987 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसकी जो पहली बिल्डिंग थी वो 1991 में बनी थी। उसके बाद 1995 में दूसरी बिल्डिंग बनी, 2012 में तीसरी बिल्डिंग बनी, और अभी फोर्थ नंबर की विंग है, चौथे नंबर की बिल्डिंग यहाँ पर तैयार की जा रही है। So, in a major boost to heritage, tourism, and culture educational, the Sri Krishna Museum in Kurukshetra is set to expand with the new fourth block. ये चौथे नंबर का ब्लॉक यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। ठीक है, इसे तैयार करने का काम कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि श्री कृष्ण म्यूजियम कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र में आपको मिल जाएगा। चलिए, अब भारत सरकार, हमारे देशों में दालों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। जो पल्सेस होती हैं, दाल होती हैं, हमारे सभी के घरों में डेली आप देखते होंगे दाल बनती है। चाहे वो तुअर की दाल बने, उड़द, अरहर, मसूर, कोई भी दाल बने, लेकिन हर एक घर में आपने देखा होगा कि दाल चावल तो भाई सबके फेवरेट होते ही हैं, तो घरों में दाल तो बनती है। तो हमारे देश में दालों का उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन दालों का कंजप्शन भी बहुत ज्यादा होता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन भारत में होता है। उसके बाद भी हमें दालों को इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में कंजप्शन ज्यादा है। तो हम भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं पल्सेस के मामले में। इसके लिए हमें पल्सेस का उत्पादन और भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए कैबिनेट के द्वारा एक मिशन की शुरुआत की गई है, मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस। ठीक है, ये 6 साल का मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। 1 अक्टूबर 2025 को इसको अप्रूवल मिला है। ठीक है, 6 साल का मिशन है, मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस। 6 साल का मिशन है, 11,440 करोड़ रुपए का बजट है, और 2030-31 तक भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है पल्सेस या दालों के उत्पादन में। अब इसमें लिखा है विच पल्सेस आर प्राइमरली टारगेटेड अंडर द मिशन। कौन सी दालों को यहाँ पे टारगेट किया गया है? तो तूर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल को यहाँ पे टारगेट किया गया है। ये सभी स्टैटिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो यूनियन कैबिनेट अप्रूव 6 ईयर मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस विद 11,440 करोड़ रुपीस आउटले। तो 2025-26 से 2030-31 तक का आपको ये मिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका टारगेट है कि हमें जो डोमेस्टिक पल्सेस का प्रोडक्शन है वो 350 लाख टन तक करना है, जिससे हम अपना मतलब दालों का जो हम इंपोर्ट करते हैं हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पल्सेस का। इसके बाद भी 15 से 20% हमें पल्सेस को क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए 2030-31 6 साल तक के लिए मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतनी चीजें हमें यहाँ पे ईल्डिंग इंक्रीज करनी है। ईल्ड इंक्रीज करनी है 1000 या 1130 केजी पर हेक्टेयर। हमें यहाँ पर ईल्ड इंक्रीज करनी है, जिससे 2 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स को फायदा होगा। अब यहाँ पे पल्सेस उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, बिल्कुल सही बात है। 1000 पल्सेस प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट को भी स्टेब्लिश किया जाएगा भारत में अंडर दिस स्कीम। इसके अलावा अ सब्सिडरी ऑफ अप टू 25 लाख रुपीस पर यूनिट भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, या इन पैकेजिंग यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए 25 लाख रुपए तक की आपको सब्सिडरी भी दी जाएगी। इससे यहाँ पे स्टोरेज इंक्रीज होगा, वेस्ट रिड्यूस होगा, और फार्मर की अर्निंग भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझिएगा। इंडिया विश्व में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इंपोर्टर भी है आपका पल्सेस का। मेजर जो दालें हमारे यहाँ होती है वो तुअर दाल, उड़द, मसूर, मूंग और चना दाल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना 1929 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अब जो MSP होती है वो 22 फसलों पर डिसाइड की जाती है, और MSP रिकमेंड करने का काम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा किया जाता है। और सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत 2015 में हुई थी। ये स्टैटिक पॉइंट्स है, आपको PDF में मिल जाएंगे, PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, अब दिवाली का एक छोटा सा गिफ्ट आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि 3% DA हाइक कर दिया गया है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव 3% हाइक इन द डियरनेस अलाउंस या DA। तो DA को 3% बढ़ा दिया गया है। 1 अक्टूबर को घोषणा हुई थी, और ये लागू कब से होगा? 1 जुलाई 2025 से इसको अप्लाई किया जा रहा है। मतलब अब जो DA है वो 55% से बढ़कर 58% आपको देखने को मिल जाएगा।
58% आपको डीए देखने को मिलेगा, तो अभी 3% डीए में हाइक किया गया है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर द सुकन्या समृद्धि स्कीम ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर 2025। तो फाइनल एंड लास्ट क्वार्टर के लिए आप कह सकते हो कि सुकन्या समृद्धि योजना के रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन किया गया है। क्या हो जाएगा ये? 8.2%, मतलब अनचेंज है। पिछली बार भी यही था, अभी भी यही है, तो 8.2% है। यहाँ पर देखो पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट होता है 4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है 8.2, और सुकन्या समृद्धि योजना के भी 8.2 आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसके लिए 7.7% इंटरेस्ट रेट है। किसान विकास पत्र के लिए 7.5% है, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो पीपीएफ अकाउंट्स होते हैं उसमें 7.1% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक। तो इस डेटा को आप याद रखना है। कुछ अगर जिनका पेपर इस ड्यूरेशन में है उनके लिए स्पेशली इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। विच कंपनी बिकम इंडियाज फर्स्ट लार्ज डाइवर्सिफाइड इंटरप्राइज एंड इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरर टू रिकॉग्नाइज एज अ अवार्डिंग बॉडी बाय द एनसीवीईटी। मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कौन सी बॉडी को सिलेक्ट किया गया है? बाय द एनसीवीईटी। सो करेक्ट आंसर इज जिंदल स्टील। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटका बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है जिनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब बैंकिंग सेक्टर में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? आशीष पांडे बने हैं, मैंने आपको बताया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? कल्याण कुमार है। डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई शिरीष चंद्र मुर्मू बने हैं। पिरमल फाइनेंस के चेयरमैन आपको आनंद पिरमल देखने को मिल जाएंगे, और इंडसइंड बैंक के सीएफओ विरल दमानिया आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले भी हमने डिस्कशन किया है, आपको वापस से रिवाइज यहाँ पे करा दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने रिसेंटली एक कैंपेन की शुरुआत की है टू हेल्प सिटीजन क्लेम अनक्लेम फाइनेंशियल असेट। अब कई बार ऐसा होता है ना, हमने कोई बैंक अकाउंट ओपन किया और हम भूल गए, ठीक है, और कई साल हो गए हैं उस पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो वो हमारे अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं। तो ऐसे अनक्लेम डिपॉजिट को क्लेम करने के लिए निर्मला सीतारमन जी ने एक कैंपेन की शुरुआत की है। उस कैंपेन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो कैंपेन का नाम है आपकी पूंजी आपका अधिकार। आपकी पूंजी आपका अधिकार, इस कैंपेन का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गांधीनगर गुजरात से इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। ठीक है, इतनी चीजें। टू हेल्प सिटीजन रिकवर अनक्लेम फाइनेंशियल असेट। ठीक है, लगभग 1.84 ट्रिलियन रुपीस के अनक्लेम फाइनेंशियल असेट पड़े हुए हैं। ठीक है, ये 3 महीने का कैंपेन है और फोकस करता है 3A पर। 3A का मतलब है अवेयरनेस, एक्सेस एंड एक्शन। अब आपको पता कैसे चलेगा अनक्लेम डिपॉजिट के बारे में? तो उसके लिए उद्गम पोर्टल आपको देखने को मिलेगा, जिस पे लॉगिन करके आप पता लगा सकते हैं आपके कौन से अकाउंट्स हैं जिनमें अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा हुआ है। ठीक है, डन। नेक्स्ट है फॉर्मर डीआर, मतलब आपका जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका नाम है जोसेफ कबीला, इनको रिसेंटली इनको डेथ सेंटेंस हुआ है, मतलब फांसी की सजा हुई है। पूछा जा रहा है इनका क्राइम क्या था, कौन से चार्जेस पे इनको फांसी की सजा हुई है। बात समझ में आ गई? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के फॉर्मर प्रेसिडेंट जोसेफ कबीला को फांसी की सजा दी गई है। क्यों दी गई है? एक तो देशद्रोह का मामला है इनके ऊपर, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, और वॉर क्राइम के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मर्डर, सेक्सुअल असॉल्ट, टॉर्चर, ये सभी मामले इनके ऊपर दर्ज है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो मैंने आपको सिखाया था डीबी पाटिल। डीबी पाटिल आपको नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम देखने को मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है वेयर इज द क्रोनोट्स्की वॉल्केनो विच रिसेंटली इरप्टेड लोकेटेड। कहाँ पर ये वॉल्केनो है जहां पर इरप्शन हुआ है? तो हम लोग जब रशिया के बारे में बात करते हैं, रशिया में आपको कमचटका पेनिनसुला देखने को मिलता है, इसी पेनिनसुला में आपको ये वॉल्केनो देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हु हैज बीन अपॉइंटेड ऑफिशियल एम्बेसडर फॉर इंग्लिश प्रीमियर लीग। हमने ईपीएल के बारे में आपसे डिस्कशन किया था, और ईपीएल के एम्बेसडर है संजू सैमसन। ठीक है, एंड लास्ट में आज है 13 अक्टूबर, एंड 13 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन।
इसकी थीम है फंड रेजिलेंस फॉर नॉट डिजास्टर। फंड रेजिलेंस नॉट डिजास्टर आपको थीम देखने को मिल जाएगी। अंत में है ये क्वेश्चन ऑफ द डे। कल मैंने आप लोगों को द्रव्य पोर्टल के बारे में बताया था। आपसे पूछा जा रहा है ये जो द्रव्य पोर्टल है ये किसका इनिशिएटिव है। ठीक है, 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।